हेलो दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इतिहास का अध्ययन कैसे किया जाता है और इतिहास को कैसे विभाजित किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अपन जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर यूनिवर्सिटी सिलेबस की बात करते हैं, विश्वविद्यालय जो पाठ्यक्रम उसकी बात करते हैं, तो आप उसमें पढ़ते हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, राजस्थान का इतिहास, आधुनिक विश्व का इतिहास। तो ये जो विभाजन है प्राचीन, मध्य, आधुनिक, ये इतिहास का वास्तविक विभाजन नहीं है। अर्थात इतिहास को कभी विभाजित नहीं किया जा सकता काल क्रम के अनुसार, क्योंकि समय को कभी कोई विभाजित नहीं कर सकता, बांट नहीं सकता। तो इतिहास को अगर विभाजित भी किया जाए, बांटा भी जाए, या यूँ कहें कि इनको विभाजन करना है उपविभागों में या अलग रखना भी है, अगर ज़रूरत भी पड़े, मजबूरी भी हो, तो उसका आधार, उसका मापदंड प्राचीन, मध्य, आधुनिक नहीं हो सकता। उसका आधार होगा तथ्य, स्रोत, साक्ष्य, प्रमाण। इनके आधार पर ही इतिहास को विभाजित किया जा सकता है। अन्यथा इतिहास को प्राचीन, मध्य, आधुनिक में विभाजित नहीं किया जा सकता। जो आप पढ़ते हैं, देखते हैं, वो जो इतिहास का विभाजन है वो केवल विषय वस्तु को समझने के लिए, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को व्यवस्थित रूप से पढ़ने के लिए, वो पाठ्यक्रम का विभाजन है। पाठ्यक्रम की दृष्टि से इतिहास को विभाजित किया गया है प्राचीन, मध्य, आधुनिक आदि काल खंडों में जो आप पढ़ते हैं। नहीं तो इतिहास को विभाजित नहीं किया जा सकता। फिर बात करते हैं कि इतिहास को किस तरह विभाजित किया जा सकता है, किस तरह बांटा जा सकता है। तो उसका आधार जो है वह है साक्ष्य, स्रोतों के आधार पर। इसके आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है: प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों, ये जो विभाजन है प्रागैतिहासिक काल, वह काल है जहाँ जिस समय के हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। अगर इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो इसकी शुद्ध परिभाषा है अतीत का वह काल या समय है जिसकी जानकारी के लिए हमें कोई लिखित स्रोत या साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, और जिस काल की जानकारी के लिए हमें केवल पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। यानी सीधी सी बात है कि इस काल, अतीत का वो काल जिस काल की जानकारी के लिए हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक कालीन जो संस्कृति है दोस्तों, प्रागैतिहासिक कालीन जो संस्कृति है वो संस्कृति है पाषाणकालीन संस्कृति। पाषाणकालीन संस्कृति, पाषाण काल, यानी प्रागैतिहासिक काल जिसकी जानकारी के लिए हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, और उस काल की जानकारी के लिए पुरातात्विक उत्खननों पर हमें निर्भर रहना पड़ता है। और उस काल की जानकारी हमें केवल किस आधार पर मिलती है? उत्खनन में प्राप्त पुरातात्विक सामग्री के आधार पर। और प्रागैतिहासिक कालीन जो संस्कृति है, उस संस्कृति की जानकारी या उस सभ्यता और संस्कृति जो रही है, वो सभ्यता और संस्कृति है पाषाणकालीन संस्कृति। दूसरा जो इतिहास का विभाजन है, अगर
अगर इतिहास को दूसरे प्रकार से अगर बांटा जाए तो वो जो है उसका विभाजन का आधार है वो भी यही है, तथ्यों के आधार पर, स्रोतों के आधार पर। दूसरा विभाजन है आद्य ऐतिहासिक काल, यानी अर्ध ऐतिहासिक काल भी हम उसको कह सकते हैं। इसकी परिभाषा की अगर अपन बात करते हैं तो इसकी परिभाषा है अतीत का वह काल या समय जिसकी जानकारी के लिए हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं, यानी उस काल की जानकारी के लिए हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं, लेकिन अपठ्य दुर्बोध होने के कारण जिनको अब तक पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है उसे आद्य अर्थात अर्ध ऐतिहासिक काल कहा जाता है। दोस्तों, यानी लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन जिनको पढ़ने में सफलता, क्योंकि वो लिपि दुर्लभ है, कठिन है, दुर्बोध है, यानी जटिल है, या यूँ कहें कि जिसको विभिन्न इतिहासकारों ने पढ़ने का दावा तो किया है लेकिन जिनको लेकर इतिहासकारों में सर्वसम्मति नहीं बनी है कि इस लिपि की लिखावट क्या है, इसको में क्या लिखा हुआ है, और उसके कारण उस काल को हम कहते हैं अर्ध ऐतिहासिक यानी आद्य ऐतिहासिक काल। और इस काल की जो संस्कृति है वो है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। इतिहास को तीसरे कालक्रम के रूप में जो अगर अपन बांट सकते हैं वो है, बांटा जाता है, वो है ऐतिहासिक काल, जहाँ से हमें नियमित रूप से लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो भारत के संदर्भ में अगर अपन बात करते हैं तो भारत का जो ऐतिहासिक काल है वो 6ठी सदी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, क्योंकि इससे पहले भारत में हमें नियमित रूप से लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। तो दोस्तों, एक छोटा सा जो प्रयास था मेरा कि इतिहास को किस तरह विभाजित किया जा सकता है और उसका मापदंड क्या है, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।